हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आधुनिक डिजिटल क्लासेस। पिछली क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था प्रकाश का अपवर्तन क्या है, जिसमें हम लोगों ने प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा पढ़ी, जिसमें अपवर्तन के नियम भी पढ़े हम लोगों ने, उनके अदिश रूप उनके सदिश रूप भी देखे प्रकाश के अपवर्तन के नियम के। साथ ही हम लोगों ने देखा था कि अगर कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती तो उसका अपवर्तन होता तो अपने पथ से कितना विचलित होती, विचलन कोण भी निकालना सीखा था। और कांच की अगर कोई पट्टिका रखी जाती प्रकाश किरण के मार्ग में तो उसके पथ में विचलन कितना होता है और कांच की पट्टिका से अपवर्तन कैसे कराया जाता है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे तरंग दैर्घ्य तथा अपवर्तनांक में संबंध पढ़ेंगे, वास्तविक गहराई आभासी गहराई के बारे में पढ़ेंगे और प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा उसके अनुप्रयोग पढ़ेंगे। तो आज की क्लास ये टोटल होने वाली है जिसमें ये सारी चीजें पढ़ी जाएंगी। तो सबसे पहली हेडिंग है आज की तरंग दैर्घ्य तथा अपवर्तनांक में संबंध। तो तरंग दैर्घ्य तथा अपवर्तनांक में अगर संबंध की बात करें, हम लोगों ने देखा भी था पिछली क्लास में कि तरंग दैर्घ्य और अपवर्तनांक में क्या संबंध होता है। तो हम लोगों को पता है कि जो वेलोसिटी होती है चाल जिसको हम v से लिखते हैं इज इक्वल टू लिखा जाता है आवृत्ति f इंटू में लिखा जाता है तरंग दैर्घ्य। अब हम लोगों ने देखा था कि जब अपवर्तन की क्रिया होती है, इसे लैम्डा से डिनोट करते हैं, तो जब अपवर्तन की क्रिया होती है उसमें आवृत्ति तो नियत रहती है। इसका मतलब जो प्रकाश की चाल v होती है वो समानुपाती किसके आ गई, लैम्डा के। अगर मतलब दो अलग अलग केस के लिए अप्लाई किया जाए तो हम यहां से कह सकते हैं v1 बटा v2 जो लिखा जाएगा उसे क्या लिख सकते हैं, तो उसे लिखा जा सकता है λ1 बटा λ2। इस तरह से हम लिख सकते हैं इसका फार्मूला। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर ये कोई इंटरफेस दिया गया है, यहां पर आकर के प्रकाश किरण आपतित होती कुछ इस तरह से, प्रकाश किरण आकर के आपतित होती है, यहां पर अभिलंब खींचा गया है, कुछ इस तरह से यह अभिलंब खींचा गया है, यह अभिलंब हो गया। अब प्रकाश किरण यहां से आगे की तरफ बढ़ेगी तो प्रकाश की किरण मान लेते हैं कुछ इधर की तरफ जा रही है, इस तरफ जा रही है। तो ये हो गया अपवर्तन के लिए एक फिगर जिसमें इधर से प्रकाश किरण आ रही है और अपवर्तन के पश्चात अभिलंब की ओर झुक करके आगे की तरफ जा रही है। इस माध्यम का अपवर्तनांक μ1 दिया गया है, इस माध्यम का अपवर्तनांक μ2 दिया गया है, ऐसा दिया गया। इस माध्यम में चाल v1 मान लेते हैं, इस माध्यम में चाल कितनी है, v2 चाल है। तो इन दोनों में संबंध हम लोगों ने देखा था। तो यहां से देख सकते हैं अपवर्तनांक तथा माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल में संबंध, ये हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था। अगर नहीं देखा तो जाकर के देख सकते हैं। ये संबंध क्या था, तो हम लोगों ने देखा था कि जो v होता है वो म्यू के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इंप्लाइज दैट यहां से लगा सकते हैं कि अगर v1 बटा v2 लिखा गया हो तो इसे लिखा जा सकता है μ2 बाई μ1, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। तो इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2 है, यहां जो लिखा है इसको समीकरण 1 मान लिया जाए। तो देखो ये भी v1 बटा v2, ये भी v1 बटा v2 है, तो राइट साइड इनकी बराबर कर सकते हैं। तो यहां से हम लोग क्या लिख पाएंगे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से अगर बात करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, λ1 डिवाइडेड बाई में λ2 इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, μ2 बाई μ1 लिखा जा सकता है। तो इस तरह से हम संबंध निकाल सकते हैं कि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य और माध्यम के अपवर्तनांक में क्या संबंध होता है। अब अगर यहां से ये पता चल गया है तो स्नेल्स लॉ को जनरलाइज कर लेते हैं। तो स्नेल का नियम क्या दिया गया था, तो याद होगा स्नेल का नियम, याद करने का तरीका दिया था जिसका अपवर्तनांक उसमें बना कोण कीजिए, जिसको हम लोग ऐसे लिखते हैं sin i बटा sin r इज इक्वल टू लिखा गया था μ2 बाई μ1 और इसको फर्दर आगे बढ़ा के लिखा था v1 बटा v2 और ये किसके बराबर निकल के अभी आया है, तो ये निकल के आया है λ1 डिवाइडेड बाई में λ2। तो ये संबंध निकल के आता है स्नेल का नियम। तो ये होता है व्यापक रूप स्नेल के नियम का। तरंग मान करके भी लगाना हो तो वहां पर हम तरंग दैर्घ्य को लेकर के आएंगे, प्रकाश के वेग के साथ रिलेट कर सकते, तो यहां से रिलेट किया जा सकता है। तो ये फार्मूला था तरंग दैर्घ्य तथा अपवर्तनांक में क्या संबंध होता है।
ये बात हम लोगों ने आज पढ़ी, ये पिछली क्लास में पढ़ी थी। आज की बात को पिछली क्लास के साथ रिलेट किया तो यहां से v1 बटा v2 निकल आया। कल यहां से हमने अभी देखा v1 बटा v2 क्या होता है, दोनों के दाएं पक्ष बराबर करके यहां पर तरंग दैर्घ्य और म्यू में संबंध देख लिया। फिर यहां पर स्नेल के नियम को जनरलाइज किया तो इस तरह का स्नेल का नियम निकल के आ रहा होगा। तो ये तो हो गया तरंग दैर्घ्य तथा अपवर्तनांक में संबंध। उम्मीद है ये चीज समझ में आई होगी, बहुत आराम से इसे समझ सकते हैं। इस तरंग दैर्घ्य और अपवर्तनांक में संबंध के बाद अगर हम लोग आगे बढ़ें तो वास्तविक गहराई तथा आभासी गहराई में हमें संबंध देखना है। तो जैसे इसके उदाहरणों के बारे में अगर समझे तो अगर कोई पानी भरा हुआ ग्लास रखा, उसके अंदर अगर कोई सिक्का डाल दिया जाता है तो जहां पर वो रहता है उससे ऊपर उठा हुआ नजर आता है। या फिर अगर कोई पानी भरी हुई बकेट है, उसके अंदर पेंसिल डाल दी जाए, ग्लास उसके अंदर पेंसिल डाल दी जाए, कांच का ग्लास हो, तो पेंसिल जहां पर वायु और जल की सतह होती वहां से पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देती है। इसका कारण यही होता है वास्तविक गहराई और आभासी गहराई। तो यह अपवर्तन देखा कैसे जाता है देखते हैं। सबसे पहले तो यहां पर एक इंटरफेस बनाते हैं। सबसे पहले तो इंटरफेस बनाएंगे, कुछ ऐसा होगा। ये इंटरफेस बना हुआ है, ठीक है। इसमें एक तरफ पानी भरा, दूसरी तरफ वायु है। तो इस साइड में मान लेते हैं पानी भरा हुआ है, नीचे साइड में पानी है, यहां पर जल है और ऊपर तरफ क्या है, वायु है। तो वायु का अपवर्तनांक तो हम लोग जानते हैं म्यू बराबर 1 होता है, ठीक है। या फिर हम लोग यहां पर दो अलग अलग माध्यम लेकर के चलते हैं, उसे जनरलाइज बाद में कर लेंगे। यहां पर मान लेते हैं माध्यम 1 दिया गया है, माध्यम 1 दिया गया है। यहां पर दिया गया है माध्यम नंबर 2, माध्यम नंबर 2 दिया गया है। तो ये है इसका अपवर्तनांक दिया गया है μ1 और इसका अपवर्तनांक दिया गया है μ2। बाद में इनको हम जो भी लिखना होगा लिख लेंगे। मान लेते हैं यहां कहीं पर एक ऑब्जेक्ट रखी गई है, यहां कहीं पर एक वस्तु रखी गई है, ठीक है। ये वस्तु रखी गई है, मछली भी हो सकती, कुछ भी हो सकता है। तो यहां एक वस्तु रखी गई है। अगर ये वस्तु रखी गई है, इसको हम बाहर से देखना चाहते हैं, तो बाहर से देखने के लिए तो जब बाहर प्रकाश किरणें निकल रही होंगी तो हमें पता है कि प्रकाश किरणें जब भी प्रतिबिंब बनाती कम से कम 2 किरणें चाहिए होती हैं। तो एक प्रकाश की किरण इस अभिलंब के अनुदिश सीधे निकल जाएगी, ठीक है। दूसरी प्रकाश किरण इस रास्ते से सीधे निकलेगी। यहां पर देखते हैं एक प्रकाश किरण यहां कहीं पर मान लेते हैं गिरा लिया जाए। तो जब ये प्रकाश किरण यहां पर जाकर के आपतित होगी तो देखो इसके साथ क्या होगा, यहां से प्रकाश किरण चल रही है, यहां पर जाकर के आपतित होगी तो इस रास्ते से जा रही है, ये ऐसे जाकर के आपतित होगी। अब क्या है, यहां पर माध्यम 1 दिया गया, माध्यम 2 दिया गया है, ये है सघन, और यहां पर जो माध्यम दिया गया है ये है विरल माध्यम। तो अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश की किरण जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी, देखा था हम लोगों ने पिछली क्लास में। तो अगर यहां पर हम अभिलंब खींचें, ये अभिलंब खींच देते हैं, इधर इस साइड में अभिलंब खींच दिया गया, ये अभिलंब हो गया। अगर यहां अभिलंब खींचेंगे तो प्रकाश किरण क्या होगी, अभिलंब से दूर हटेगी। तो प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हटेगी मतलब जाना सीधे चाहिए था, इस रास्ते से इधर चली जाएगी, ऐसा बनेगा। इसका पथ क्या था, ओरिजिनल पथ तो ये था, इधर जाना चाहिए था, इसे इस रास्ते से सीधे जाना चाहिए था। सीधे ना जाकर ये अब अपने पथ से विचलित हो जाएगी क्योंकि अपवर्तन की क्रिया होगी, और अपवर्तन की क्रिया होगी तो यहां पर एक बात ऑब्जर्व कर सकते हैं। एक तो प्रकाश किरण इस रास्ते से सीधे गई है, ये प्रकाश किरण सीधे गई इस रास्ते से आगे की तरफ, ठीक है, इधर से गई है प्रकाश किरण। तो अगर ये प्रकाश किरण इधर से आगे की तरफ गई है तो हम लोग यहां से देख सकते हैं ये प्रकाश किरण इधर गई, ये इधर जाके चली गई। ऐसा नहीं कि इधर ही गिरा सकते हैं, प्रकाश किरण इधर भी भेज सकते हैं, 2 किरणें चाहिए। अब अगर इस किरण को देखा जाए तो सीधे निकल जाएगी, देखा था कल अपवर्तन की क्रिया में। ये अगर मुड़ी हुई है तो मुड़ी है तो इसको पीछे बढ़ा सकते हैं। तो अगर इसको पीछे बढ़ाया जाए तो यहां कहीं पर ये मिलेगी, तो यहां कहीं पर मिलेगी तो ये प्रतिबिंब बनेगा। ये वस्तु थी O, तो वस्तु यहां है, दिखाई हमें यहां पड़ेगी। अगर हम इसे यहां से देख रहे होंगे तो यहां कहीं से अगर हम इसे देखें, ये हमारी आंख है मान लेते हैं, ये ऐसा कुछ, ये ऐसी आंख हमारी बनी हुई है, ये ऐसी आंख है,
ठीक है। यहां से अगर हम इसे देख रहे होंगे, ये प्रकाश किरण जब यहां इस आंख के पास जाएगी तो इसे लगेगा कि ये वस्तु यहां ना होकर ऊपर रखी गई है। तो ये प्रकाश किरण थी, मतलब ये वस्तु थी यहां, लेकिन प्रकाश किरणें जो आंखों पर पड़ रही हैं उनसे पता लग रहा है कि ये वस्तु यहां से उठकर यहां चली जा रही, इसीलिए जो सिक्का पड़ा होता है जल के अंदर वो ऊपर उठा हुआ नजर आता है। अब इसकी कैलकुलेशन हमें करनी है, तो इसकी कैलकुलेशन के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हम लोग कोड देखते हैं कौन कौन से कोड बन रहे हैं। सबसे पहले यहां पर देखेंगे, ये अभिलंब है हमारे पास, ये जो कोड बनेगा इसको हम क्या लिख सकते हैं, आपतन कोड आई लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपतन कोड हो गया। यहां पर अभिलंब के साथ जो ये कोड बनेगा, ये वाला कोड, इसको हम आर लिख सकते हैं, लिख पाएंगे बिल्कुल। अब ध्यान से ये देखते हैं, अगर ये कोड आर बनेगा तो देखो यहां से यहां तक का ये कंप्लीट कोड क्या बनेगा, आर बनेगा। देखो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, यहां से यहां तक का जो कोड बनाया गया है ये आर है, तो अगर वो कोड आर होगा तो यहां से देखो ये वाला कोड भी क्या होगा, आर बनेगा। ठीक है, ये है आपतित किरण और इसके बीच का जो कोड बनेगा इसे हम कहेंगे आपतन कोड, जिसे आई से लिखा जा सकता है। ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स यहां पर हम लोग थोड़ी मैथ लगा लेते हैं। मैथ क्या लगानी है, ये वाली लाइन इस लाइन के समांतर, तो ये कोड अगर आई होगा तो हम लोगों को पता है इस कोड को भी हम आई लिख सकते हैं। ठीक है, एकांतर कोड होते हैं। अगर ये कोड आर लिखा गया तो यहां पर जो कोड लिखा जाएगा दैट विल बी आर। ठीक, ये ओ हो गया, मान लेते हैं यहां पर पी है, यहां पर क्यू दिया गया है, यहां पर ये आर एस क्यू आर किरण उधर जा रही है, ये किरण सीधे निकल गई, यहां एस लिख लेते हैं, ये पी एस किरण सीधे निकल गई। तो अब हमें बताना है कि जो ये वस्तु यहां थी अब दिख यहां रही है, तो वस्तु जहां थी और जहां दिख रही है इनके बीच में जो शिफ्ट हुआ है या जो इनके बीच में स्थान का परिवर्तन दिखाई देगा इस आंख को, वो कितना होगा, उनके बीच संबंध बताना है। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, कुछ दूरियां माननी पड़ेंगी, जैसे यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी अगर लिखें हम लोग तो क्या लिख सकते हैं, तो यहां से लगा करके यहां तक की जो दूरी है, बताओ यहां जो वस्तु रखी गई वो वास्तव में है, तो इसे लिखा जाता है एच एक्चुअल, एच एक्चुअल लिखा जाता है। तो ACT लिख देते हैं पूरा, बस एक्चुअल लिख देते हैं इसे। तो ये वास्तविक गहराई हो गई, लेकिन वस्तु दिखाई हमें इतने पर देगी, क्योंकि अब यहां पर इसका प्रतिबिंब बनेगा तो वहीं दिखाई देगी वस्तु, तो इसे लिखा जाता है HAPP। APP का मतलब अपरेंट है, यहां पर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। H जो एक्चुअल होगा ये क्या है, वास्तविक गहराई है, वास्तविक गहराई है। और यहां पर दूसरा जो लिखा गया है H अपरेंट, ये क्या है, आभासी गहराई है, आभासी गहराई है। अब हमें करना क्या है, तो हमें यह करना है कि यहां से प्रकाश किरण बाहर की तरफ जा रही होगी, तो उसके लिए हमें संबंध बताना कि H एक्चुअल और H अपरेंट जो होंगे, वास्तविक गहराई जो और आभासी गहराई होगी, उन दोनों में संबंध क्या होगा। संबंध निकालने के लिए यहां पर हम लोग सबसे पहले चलते हैं और लगाते हैं पहले इंटरफेस के ऊपर लगाते हैं स्नेल का नियम। तो स्नेल का नियम लगाएंगे तो लिखते हैं स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, पहले का अपवर्तनांक तो लिखेंगे μ1, यहां लिख देंगे साइन आई, बराबर में क्या लिखेंगे μ2 इंटू साइन आर। चलो ये ठीक है, लिख दिया। अब यहां पर दूसरी बात, छोटे कोड की बात करेंगे। यदि आई व आर बहुत छोटे हों, बहुत छोटे हों, और अगर आई व आर बहुत छोटे होंगे तो यहां से अप्रोक्सीमेशन हम लोग लेंगे, साइन आई लगभग बराबर लिखा जाएगा tan आई के, लिख लेते हैं आई और tan आई, और यहां पर दूसरा लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेशन, साइन आर को हम लोग लगभग बराबर लिख लेंगे किसके, tan आर के। अप्रोक्सीमेशन लेते हैं तो साइन आर tan आर के बराबर लिखा जा सकता है। तो अगर हम इस स्नेल के नियम को देखें तो ये समीकरण 1 थी हमारे पास, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 अब क्या है, तो ये है μ1 साइन आई की जगह पर हम tan आई लिखेंगे, और tan आई जब लिखा जाएगा तो इसके सामने लंब बनेगा, लंब बनेगा तो बनेगा PQ बटे में आधार बनेगा, तो आधार कितना लिखा जाएगा, H एक्चुअल, बराबर यहां पर लिख देंगे हम लोग μ2, और यहां पर लिखा जाएगा तो R वाले त्रिभुज में जाएंगे तो त्रिभुज R वाला त्रिभुज है, तो इसमें लिख देंगे PQ
बटा यहां क्या लिखा जा सकता है, तो H अपरेंट लिखेंगे, आभासी गहराई, ऐसा लिखा जाएगा। PQ दोनों तरफ से कट जाएगा। अगर हम लोग यहां से निकालने की कोशिश करें कि H अपरेंट जो निकल के आएगा, आभासी गहराई जो निकल के आने वाली है वो कितनी आएगी, तो यहां से हम लोग लिख पाएंगे बराबर में, ये इधर भेजेंगे तो बन जाएगा देखो μ2 बाई μ1, ठीक है। इनटू में क्या लिखा जाएगा, तो इनटू में क्या लिख सकते हैं, ये यहां पर H अपरेंट इधर ले जाएंगे तो इधर लिखा जाएगा H एक्चुअल, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। यहां पर μ1 और μ2 क्या है, तो μ1 कौन सा है, तो μ1 दिया गया है जहां पर वस्तु है, वस्तु जहां है, जहां वस्तु है। μ2 क्या है, जहां से देखा जा रहा है, जहां से देखा जा रहा है, देखा जा रहा है। कुछ लोग इस फार्मूले को थोड़ा अलग तरीके से लिखते हैं, वो भी हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं। ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, H अपरेंट बराबर लिखा गया है हमारे पास, क्या लिखा गया है, तो ये लिखा गया है μ2 बाई μ1, μ2 बाई μ1 इज इक्वल इनटू में लिखा जाएगा वास्तविक गहराई, H एक्चुअल हो गया। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यहां पर हमारे पास लिखा गया है HAPP इज इक्वल टू, इसे ऐसा लिखा जा सकता है H एक्चुअल डिवाइडेड बाई में, जिससे जा रहे हैं, जिसकी तरफ जा रहे हैं, तो इसे ऐसे नहीं लिख सकते μ1 बाई μ2, ऐसा भी लिखा जा सकता है, ये भी लिख सकते हैं हम लोग, और लगा के ऐसा लिख देते हैं H अपरेंट बराबर H एक्चुअल वास्तविक गहराई डिवाइडेड बाय में, इसे लिखा जाता है म्यू इनिशियल डिवाइडेड बाय में म्यू फाइनल। चलो ये देखो कितना अच्छा फार्मूला बन गया। इसमें क्या है, म्यू इनिशियल मतलब कहां से हम चल रहे हैं, और म्यू फाइनल मतलब किस माध्यम की तरफ जा रहे हैं, इसके आधार पर हम ये वैल्यू निकाल पाएंगे। इसको और अच्छे के लिए थोड़ा और इन सारी चीजों को लिख लेते हैं, इन चीजों को थोड़ा और डिटेल में लिखने की कोशिश करते हैं। तो डिटेल अगर लिखा जाए इसका, तो यह भी लिखा जा सकता है कि यदि μ1 मतलब जिस माध्यम में हम लोगों ने वस्तु रखी है उसको हम लोग म्यू मान लेते हैं, ऐसा माना, और जो μ2 है उसको 1 मान लेते हैं फॉर एयर, वायु के लिए एयर मान लिया जाए, ऐसा हो गया। तो हम लोग यहां से क्या लिख पाएंगे, H जो अपरेंट आएगा, आभासी जो गहराई निकल के आएगी, उसे लिखा जा सकता है वास्तविक गहराई डिवाइडेड बाय में क्या लिख देंगे, म्यू लिखा जाएगा। एक ये फाइनल फार्मूला बनता है, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर ज्यादा अलग अलग माध्यम दिए गए होते हैं, उनमें अगर शिफ्ट निकालना होता है, ये फार्मूला पता होता है, तो हम यहां से निकाल पाते हैं। अब एक बात और, यहां पर ये फार्मूला तो हमने लगा दिया कि आभासी गहराई पता चल गई, लेकिन हम ये भी निकालना चाहते हैं कि जो वस्तु थी पहले यहां थी, अब यहां पहुंच गई, तो इन दोनों में संबंध तो निकाल लिया, लेकिन वस्तु की जो पहले स्थिति थी अब बाद में जहां दिख रही है, वो जहां प्रतिबिंब बन रहा उसका, उनके बीच का गैप हम देखना चाहते हैं, ये गैप कितना होगा। तो इस गैप को लिखें, मतलब IO जो लिखा गया है इसको कहा जाता है अपरेंट शिफ्ट। मतलब क्या है, आभासी विस्थापन जो यहां पर लिखा गया है, तो ये है ऐसा, यहां पर बन रहा है प्रतिबिंब, यहां पर रखी गई है वस्तु O, इनमें हमें संबंध देखना कि ये कितना निकल के आएगा। तो ये वैल्यू अगर लिखी जाती है IO, ठीक है, तो इसे ऐसे भी लिख देते हैं। IO है क्या यहां पर, तो IO है वस्तु की स्थिति में विस्थापन, वस्तु की स्थिति में विस्थापन, वस्तु की स्थिति में विस्थापन है। अगर इसको लिखा जाए तो क्या लिख सकते हैं, पहले वास्तविक गहराई कितनी थी, तो वह A एक्चुअल मतलब H एक्चुअल थी वास्तविक गहराई। अब उसमें से क्या हुआ, जो आभासी गहराई है वो घटा देते हैं, तो H एक्चुअल डिवाइडेड बाय में क्या कर देते हैं, म्यू कर देते हैं, वायु के लिए लिख रहे हैं। तो क्या होगा, H एक्चुअल को कॉमन ले लो, ये बनेगा 1 - 1 बाय म्यू। ये हमारे पास निकल के आता है फार्मूला, लेटरल जो अपरेंट शिफ्ट होता है उसका फार्मूला ये हमारे पास निकल के आएगा। मतलब अगर पहले H गहराई नीचे वस्तु रखी गई थी,
अब H डैश पर हमें वो दिखाई देती है, इसका मतलब H माइनस H डैश लिखा जाता है, तो वो देखो H एक्चुअल माइनस H एक्चुअल डिवाइडेड बाई में म्यू लिखा जाएगा। तो ये फार्मूला हम यूज करेंगे जब कभी भी हमें शिफ्ट निकालना होगा कितने से विस्थापित हुई है वस्तु, और अगर हमें ये फाइनल रिजल्ट यूज करना हो, एक से अधिक अगर माध्यम दिए गए हो, उनमें सबसे नीचे वस्तु रखी गई, तो ये फार्मूला हम लोग प्रयोग करेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल से ऐसे समझते हैं, यहां पर एक माध्यम दिया गया है और यहां पर एक दूसरा माध्यम दिया गया है, ठीक है। इस माध्यम का अपवर्तनांक दिया गया है μ1, इस माध्यम का अपवर्तनांक μ2 दिया गया है, इसका अपवर्तनांक μ दिया गया है। यहां पर वस्तु रखी गई है, ये O यहां वस्तु रखी गई है, तो इसकी आभास जो शिफ्ट निकल के आएगा वो कितना लिखा जाएगा, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं क्या निकल के आएगा, पहले लिखते हैं आभासी गहराई। आभासी गहराई, तो अगर ये आभासी गहराई हम लोग लिखें तो क्या लिख सकते हैं, तो वो लिखा जाता है इस फार्मूले से। कैसे, तो अगर इसे हम मान लेते हैं H है, यहां से यहां तक क्या दिया गया है, ये H दे रखा है, तो हम लोग ये लिख सकते हैं। पहला वाला जो करेगा वो क्या करेगा, तो इसे लिख सकते हैं H डिवाइडेड बाई म्यू, यहां पर इनिशियल म्यू इनिशियल क्या है, μ1 डिवाइडेड बाई में म्यू फाइनल, फाइनल कहां जाना है, हमें म्यू में जाना है, ठीक है। तो μ3 लिखना चाहें 3 लिख लेते हैं, और यहां पर लिखा जाएगा H डिवाइडेड बाई में, इधर अगर जाएंगे दूसरे वाले के लिए तो ये लिखा जाएगा μ2 बाई μ3। ये हमारे पास आभासी गहराई निकल के आ रही होगी। उम्मीद है चीज समझ में आई होगी। ये फार्मूला याद रखेंगे, म्यू इनिशियल बाय म्यू फाइनल होता है और ये H एक्चुअल लिखा जाता है, तो इस तरह से फार्मूला याद रखेंगे। एयर के केस के लिए फार्मूला है जो बोर्ड में काम आता है, तो वो याद रखेंगे। मतलब क्या है कि अगर हम किसी माध्यम में वस्तु को रखते हैं, दूसरे माध्यम से देखते हैं, मतलब पानी में वस्तु रखी, वायु में देखते हैं, तो क्या करना है, जितनी गहराई में वस्तु रखी है उसको डिवाइड कर दो किससे, जल के अपवर्तनांक से, पता चल जाएगा कितना ऊपर उठ गई होगी वो, ठीक है। यहां से ये पता चलता है। इसके आगे हम लोग बात करते हैं एक से अधिक पट्टिका द्वारा अपवर्तन कैसे कराया जाता है। एक से अधिक पट्टिका द्वारा अपवर्तन कराने का मतलब जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया वही है, कुछ और नहीं है। जैसे यहां पर एक पट्टिका रखी गई, यहां पर एक दूसरी पट्टिका रखी गई, ऐसा दिया गया है, ठीक है। और यहां कहीं पर रखी जाती है वस्तु, ये वस्तु रखी जाती है और यहां से इसे देखा जाता है। इस बार यहां से इसे हम देख रहे हैं, तो अगर यहां से हम लोग इसे देखेंगे, इस वस्तु को, ये सीधी लाइन खींच देते हैं, यहां से हम इसे देख रहे हैं। इनकी मोटाई के बारे में लिख देते हैं। इनकी मोटाई यहां से यहां तक दी गई है T1 और इसकी मोटाई दे रखी है T2। इसका अपवर्तनांक मान लेते हैं μA है, इसका अपवर्तनांक μB दिया गया है। ये हमारे पास T1 T2 दिया है, ये आंख यहां से देखी जा रही, तो हमें ये निकालना है कि जब यहां से हम इसे देखेंगे तो क्या हो रहा होगा, ये कितनी दूरी पर विस्थापित होती नजर आएगी। मान लेते हैं ये कहां कहीं विस्थापित हुई होगी, तो यहां पर जो विस्थापन लिखा जाता है, विस्थापन, उसका फार्मूला डायरेक्ट लिखते हैं हम लोग। कैसे, इसे लिखेंगे T1 1 माइनस 1 बाई μ1, पहले ने विस्थापित किया, दूसरा भी कुछ विस्थापित करेगा तो T2 1 माइनस 1 बाई μ2 लिखा जाएगा। इस तरह से हम विस्थापन निकाल सकते हैं। उम्मीद है चीज समझ में आई होगी। अभी हम लोगों ने देखा यहां पर विस्थापन होता कितना है, यहां पर हम लोगों ने देखा विस्थापन कितना होता है। तो विस्थापन होता है जो भी ऊंचाई चौड़ाई होती है, मतलब गहराई होती है, उसमें से 1 माइनस 1 बाई म्यू टाइम्स हो जाता है। तो यहां पर हम लोग यही तो कह रहे हैं, पहले की वजह से क्या होगा, T1 1 माइनस 1 बाई μ1, μ1 का मतलब म्यू ए से है, और यहां T2 लिखेंगे तो 1 माइनस 1 बाई μ2 या फिर म्यू बी से है। तो इतना विस्थापन हो जाएगा वस्तु की स्थिति में। तो एक से अधिक जब पट्टिकाएं रखी जाती हैं और वस्तु रखी जाए, उनके सीधे देखा जाए अभिलंबोत रूप में अगर हम देखते हैं तो उसके साथ कुछ ऐसा होता है। यहां पर हम लोग बात करते हैं कांच की पट्टिका द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो कांच की पट्टिका द्वारा प्रतिबिंब का बनना हम लोग दो अलग अलग केस के लिए देखते हैं। पहला केस है जब वस्तु आभासी हो, मतलब जब वस्तु वास्तविक हो। पहले ये देख लेते हैं, वास्तविक हो। तो अगर वस्तु वास्तविक होगी तो उसके लिए क्या करते हैं, यहां पर हम लोग पहले एक पट्टिका बनाते हैं। ये एक पट्टिका बना ली हम लोगों ने और इससे प्रतिबिंब का बनना दिखाना है हमें। तो क्या होगा, सबसे पहले यहां कहीं पर मान लेते हैं वस्तु रखी गई है, ठीक है। इससे प्रकाश की किरणें चलेंगी, वही प्रतिबिंब बनाएंगी। तो पहली प्रकाश की किरण चली, सीधे निकल गई।
दूसरी प्रकाश की किरण यहां पर जाकर के आपतित होती है। अब हमें अभिलंब खींचना पड़ेगा, तो ये प्रकाश किरण क्या होगी, अभिलंब की ओर झुकेगी, अभिलंब की ओर झुकेगी, इधर की तरफ जा रही मान लेते हैं। फिर क्या होगा, यहां पर दोबारा अभिलंब खींचा जाएगा, तो क्या होगा, अभिलंब से दूर हटेगी, तो अभिलंब से दूर हटेगी कुछ इस तरह से। अगर इसे पीछे की तरफ बढ़ाया जाएगा, अलग कलर से बढ़ाते हैं, अगर इसे हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे कुछ इस तरह से, तो यहां कहीं पर ही आ जाएगी। तो वस्तु यहां थी, प्रतिबिंब यहां बन रहा है, यही तो होगा शिफ्ट। वस्तु की स्थिति में यही तो होगा विस्थापन। और ये जो विस्थापन लिखा जाएगा, अगर इसकी मोटाई टी हो और इसका अपवर्तनांक म्यू दिया गया हो, तो ये लिखा जाता है म्यू, यहां पर ये क्या लिखते हैं हम लोग, तो इसे लिखा जाता है टी इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू, इस तरह से लिखा जाता है ये शिफ्ट। अभी हमने देखा भी, तो इस तरह से लिख सकते हैं। तो वस्तु अगर वास्तविक होती तो ऐसा होगा, वस्तु अगर वास्तविक नहीं है, बी पॉइंट, वस्तु आभासी हो, वस्तु आभासी हो, तो अगर वस्तु आभासी होगी तो इसके साथ क्या होगा, यही दोबारा से बनाते हैं हम लोग प्लेट कुछ इस तरह की, ये हो गया प्लेट। तो अगर वस्तु आभासी दी गई हो, वही यहां पर कांच की पट्टिका लेकर के आए जिसकी मोटाई अभी भी टी है, इसका अपवर्तनांक म्यू दिया गया है, जैसे वहां दिया गया था, ये भी म्यू है, ठीक है। तो अगर कोई प्रकाश की किरण आकर के इस पर आपतित होती कुछ इस तरह से, तो हम लोगों को पता है यहां पर अगर अभिलंब खींचा जाएगा तो यह अभिलंब की ओर झुकेगी, अभिलंब की ओर झुकेगी। उसके बाद जब दोबारा यहां पर अभिलंब खींचेंगे तो अभिलंब से दूर हटेगी, ऐसा होगा इसके साथ। तो यहां पर अगर हम लोग इसे आगे की तरफ बढ़ाते हैं, तो यहां कहीं पर अगर वस्तु होगी तो उसका प्रतिबिंब यहां कहीं पर बनेगा, तो यहां पर भी शिफ्ट निकल के आएगा, और वो शिफ्ट कितना होगा, तो वो शिफ्ट भी वही होगा, कितना, म्यू, या फिर इसे लिखेंगे टी इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू। तो अगर ये वैल्यू हमें पता होती तो अलग अलग केस के लिए हम प्रतिबिंब बना सकते हैं, और उसमें विस्थापन कितना होगा, शिफ्ट कितना निकल के आएगा। तो याद रखो, अगर कांच की पट्टिका की मोटाई टी है, अपवर्तनांक म्यू है, तो उसमें विस्थापन की वैल्यू लिखी जाती है टी इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू, ये होता है विस्थापन। और टी बाई म्यू क्या होता है, उसकी स्थिति में परिवर्तन कितना हुआ है, आभासी जो गहराई है उसकी वैल्यू होती है, या आभासी जो दूरी दिखती है वो होती है टी डिवाइडेड बाई म्यू। इसके आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय प्रकाश में जो अपवर्तन कराया जाता है उसकी वजह से हमें क्या होता है, या सूर्य उगने से पहले हमें कैसे दिखाई देता है, तो इसको ऐसे समझते हैं। पहले यहां पर एक अर्थ बनाते हैं हम अपने पास, ये अर्थ है, मान लेते हैं कुछ इस तरह का, ये अर्थ है, ठीक है। अर्थ के बाहर कई सारे गोले बने हुए हैं, जैसे अगर हम लोग यहां से एक पहला गोला बनाते हैं, ये व्हाइट गोला है, ये व्हाइट गोला बनाया गया, ठीक है। एक गोला और बनाते हैं, कुछ इस तरह का गोला बनाया गया, अलग अलग गोले बनाते जा रहे हैं हम लोग। एक गोला कुछ इस तरह का बना लेते हैं, कुछ इस तरह का येलो बना लेते हैं गोला, ठीक है। ये पृथ्वी के बाहर की जो परतें हैं वो हैं, फिर से रिपीट करते हैं, जो पृथ्वी के बाहर परतें होती हैं वो है, जो बीच वाला अंदर भाग है बना हुआ वो है हमारी पृथ्वी, ये है हमारी पृथ्वी जिसको हम कहते हैं अर्थ। तो ये अर्थ दी गई, और ये उसके बाहर के जो भाग हैं वो दिए गए हैं। अब क्या होता है, जैसे मान लेते हैं हम यहां कहीं पर खड़े हैं, यहां पर कहीं पर खड़े हैं, मान लेते हैं कुछ इस तरह से हम यहां खड़े हैं, यहां कहीं पर हम खड़े हैं, ऐसा मान लेते हैं हम लोग यहां हैं। तो अगर हम यहां पर खड़े होंगे और ये एक लाइन यहां पर ड्रॉ करते हैं जिसे हम कहते हैं क्षितिज, याद होगा, ये लाइन अगर हम लोग यहां से ड्रॉ करें तो ये हो गया क्षितिज, ठीक है। तो ये क्षितिज हो गया, इसको हम लोग इस कलर से बनाते हैं, इस कलर से, तो ये क्षितिज हो गया। अगर ये क्षितिज यहां पर दिया गया तो इसको हम लोग ऐसे समझते हैं, मान लेते हैं सन जो है पहले इनिशियली वो यहां कहीं पर है, सूर्य जो बना हुआ है वो यहां कहीं पर है, ये सूर्य है यहां कहीं पर। तो अगर सूर्य यहां कहीं पर होगा तो हम लोग ये देख सकते हैं, ये ऐसा है, सूर्य यहां कहीं पर है। बहुत आराम से समझने की कोशिश करेंगे क्या क्या होता है, हर एक चीज को धीरे धीरे समझेंगे। ये ऐसा है, यहां पर सूर्य है, ये इसकी वास्तविक स्थिति है, वास्तविक स्थिति है, ये सूर्य की वास्तविक स्थिति है।
लेकिन अगर देखा जाए कि प्रकाश किरणें जो यहां से चलेंगी वो इस व्यक्ति तक जो पहुंच रही होंगी प्रकाश किरणें, वो कैसी होंगी? तो मान लेते हैं कि कोई प्रकाश किरण यहां से चलती है, कुछ इस तरह से प्रकाश किरण यहां से चलती है, मान लेते हैं ऐसे, यहां से प्रकाश किरण चल रही होगी, यहां से प्रकाश किरण इधर आगे की तरफ बढ़ेगी, ये प्रकाश किरण आगे की तरफ बढ़ेगी। लेकिन प्रकाश किरण जब इधर यहां से वहां तक बढ़ेगी तो उसमें एक दिक्कत है, पृथ्वी की सतह से ऊपर अगर हम होते हैं तो वहां पर वायु दूर दूर होती है, तो वो विरल माध्यम होता है। लेकिन पृथ्वी की सतह की तरफ जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं उसकी सघनता बढ़ती जाती है, प्रकाशिक घनत्व तो बढ़ता जाता है, मतलब उसका अपवर्तनांक बढ़ता जाएगा, तो वो सघन होता जाएगा। और सघन माध्यम में जब प्रकाश जाता है तो अभिलंब की ओर झुकता जाता है। तो यहां से कोई प्रकाश किरण चल रही, यहां पर जाकर आपतित होगी, यहां पर अगर हम अभिलंब खींचेंगे तो ये इसकी तरफ थोड़ा मुड़ेगी, फिर यहां पर अभिलंब खींचेंगे, फिर इसकी तरफ ही थोड़ा मुड़ेगी, फिर अभिलंब खींचेंगे, इसकी तरफ मुड़कर इसकी आंखों पर जाएगी। ठीक, अब प्रकाश किरण इसकी आंखों पर तो पहुंच गई, लेकिन अगर इससे कहा जाए कि बताओ ये प्रकाश की किरण है कहां पर, इसको हम लोग थोड़ा इधर अलग बनाते हैं। अगर इस व्यक्ति से पूछा जाए, इस व्यक्ति से अगर पूछा जाए कि प्रकाश की किरण आ कहां से रही है, तो यहां पर जब हम लोगों ने लाइन खींची तो ये इधर की तरफ जा रही होगी। यहां कहीं पर अगर वो व्यक्ति था जो भी खड़ा हुआ था, वो व्यक्ति यहां कहीं पर है, ठीक है, उसको हटा दिया है, वो व्यक्ति यहां कहीं पर, तो प्रकाश किरणें जा तो इधर से रही, मुड़ती जा रही, मुड़ती जा रही, मुड़ती जा रही। अगर पूछा जाए जो व्यक्ति यहां पर होगा उससे पूछें कि प्रकाश किरणें कहां से आ रही हैं, मतलब ये सूर्य तुम्हें कहां दिखाई दे रहा है, तो वो कहेगा इधर कहीं से आ रही है, क्योंकि ये वाली प्रकाश किरण तो उसे इधर ही लगेगा कि यहां कहीं से आ रही होगी, तो उसे प्रकाश किरण इधर कहीं से आती हुई नजर आएगी, ये प्रकाश किरण इधर से आती हुई नजर आएगी। इसका मतलब उसे सूर्य अब यहां ना दिखाई हो दे करके ऊपर दिखाई देगा सूर्य, तो सूर्य यहां कहीं पर उसे दिखाई देगा, ये सूर्य इसे यहां दिखाई देगा। और सूर्य अगर यहां दिखाई देगा तो हम लोग ये देख सकते हैं कि इसकी जो वास्तविक स्थिति पहले थी वहां ना दिखाई कर अलग दिखाई देता है, इसीलिए कहते हैं सूर्योदय और से पहले सूर्य हमें दिखाई देता है, तो वो अपवर्तन की क्रिया के कारण होता है। अपवर्तन की क्रिया होती कैसे है, तो ये क्या है, आभासी स्थिति है, आभासी स्थिति है सूर्य की, तो ये सूर्य की आभासी स्थिति हो गई, ये वास्तविक स्थिति है। तो जो पृथ्वी की सतह होती है, पृथ्वी की सतह के समीप जो वायु होती है, वायु के कण होते हैं, वो पास पास होते हैं, अतः जो पृथ्वी के समीप की वायु होती है वो कैसी होती है, तो वो सघन होती है। और इससे बाहर अगर जाते हैं, इधर अगर हम बाहर की तरफ बढ़ते जाते हैं तो यहां पर ये अपवर्तनांक घटता जाता है, अपवर्तनांक घटता है, बाहर की तरफ अगर हम जाते हैं तो अपवर्तनांक घटता है। और अपवर्तनांक घटने की वजह से ही जो प्रकाश किरणें यहां पृथ्वी की सतह की तरफ एंटर करती हैं और जाकर पृथ्वी की सतह पर गिरती हैं, वो ऐसा लगता है कि पृथ्वी की सतह है, यहां ये क्षितिज होता है, ये जो लाइन होती है इसे हम कहते हैं क्षितिज, होरिजन, ठीक है। तो क्षितिज हो गया, तो क्षितिज से नीचे जब सूर्य रहता है तो वो क्षितिज से ऊपर दिखाई देता है, इसीलिए हम उसे पहले देख पाते हैं प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया द्वारा। तो उम्मीद है ये चीज समझ में आई होगी सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय कि जो सूर्य दिखाई देता है हमें, वो अपनी वास्तविक स्थिति से थोड़ा उठा हुआ ऊपर अलग दिखाई देता है, तो उसका कारण ये होता है अपवर्तन, ठीक है। प्रकाश जो होता है उसमें जो अलग अलग कलर होते हैं, जैसे सफेद रंग में 7 रंग होते हैं, हम लोग वर्ण विक्षेपण में पढ़ते हैं, तो वहां पढ़ेंगे तो देखेंगे इस चीज को दोबारा कि प्रकाश सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है। तो जब हम लोग पढ़ रहे होंगे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, वहां पर इसे हम दोबारा पढ़ेंगे। उम्मीद है अपवर्तन की क्रिया द्वारा जो सूर्य की स्थिति होती, वास्तविक स्थिति, वो आभासी स्थिति में कैसे परिवर्तित होती, अपवर्तन की ये क्रिया समझ में आई होगी। इसके आगे अगर हम लोग बढ़े तो आगे यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है जिसे कहते हैं क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जो थियरी लिखी गई, इस थियरी को हम लोग बाद में समझेंगे। यहां पर एक फिगर बनाते हैं और इन सारी चीजों को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये बोल क्या रहे हैं, ठीक है। यहां पर एक लाइन ड्रॉ की गई है ऐसी, ये लाइन ड्रॉ की गई, ठीक। ये लाइन है और इसमें जो नीचे वाला माध्यम बनाया गया है, यहां पर जो नीचे माध्यम दिया गया है, ये कोई माध्यम है ऐसा, या फिर इसको हम लोग ऐसा बना लेते हैं, नीचे कोई माध्यम दिया गया है, यहां कोई माध्यम दिया गया है,
ये हमारे पास दिया गया है। ठीक है, तो ये एक इंटरफेस बना हुआ है जिसमें एक तरफ सघन माध्यम, दूसरी तरफ विरल माध्यम दिया गया है। तो एक तरफ सघन माध्यम, दूसरी तरफ विरल माध्यम, तो इसे हम लिख देते हैं। इधर जो माध्यम दिया गया है वो कैसा माध्यम है, तो ये विरल माध्यम है, ये विरल माध्यम है। और जो नीचे के साइड दिया गया है वो कैसा माध्यम है, तो ये सघन माध्यम है। ये जो माध्यम दिया गया है वो कैसा माध्यम है, सघन माध्यम है, सघन माध्यम है। ठीक है, तो ये सघन माध्यम, वो विरल माध्यम है। यहां पर कुछ अलग अलग प्रकार की प्रकाश किरणें आकर के आपतित होती हैं। जैसे पहली प्रकाश किरण यहां पर आकर के आपतित होती कुछ इस तरह से, ये प्रकाश की किरण यहां पर आकर के आपतित हुई। तो जब ये प्रकाश किरण यहां पर आकर के आपतित होगी तो हम लोग अभिलंब खींचेंगे सबसे पहले यहां। तो एक अभिलंब खींच देते हैं, ये अभिलंब खींच दिया गया। अब यहां पर एक पॉइंट है याद रखने वाला, प्रकाश की किरण तो इधर से अब जाएगी आगे की तरफ। ये प्रकाश किरण यहां पर आकर के आपतित हो रही है और प्रकाश की किरण आगे जाएगी। लेकिन हम लोगों को पता है प्रकाश किरण सघन माध्यम से जा रहा है। इसका अपवर्तनांक लिख लेते हैं μ1 लिख लेते हैं। इसका अपवर्तनांक लिख लेते हैं μ2, बाद में जो लिखना होगा लिख लेंगे। तो ये हो गई प्रकाश किरण। जब ये प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी, बिल्कुल दूर हटेगी। तो अगर ये अभिलंब से दूर हटेगी प्रकाश की किरण तो कुछ इस तरह से जा रही होगी इधर की तरफ। प्रकाश किरण कुछ इधर की तरफ जा रही होगी, ये प्रकाश किरण इधर जाएगी। तो जब प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हटेगी तो यहां से हम ये देख सकते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती तो अभिलंब से दूर हट जाती है। कारण हम लोगों ने देखा था प्रकाश की चाल अलग अलग हो जाती है। तो यहां पर ये इधर चली गई। ठीक है, दूसरा केस लेते हैं। यही केस है कि यहां पर हम लोग अभिलंब खींच देते हैं सबसे पहले, अभिलंब पहले खींच लेते हैं ऐसा, और यहां पर प्रकाश किरण आकर के आपतित होती है। यहां पर प्रकाश किरण आकर के आपतित हो रही है। आपतित होने के पश्चात अब इधर जा रही है। अब इधर जा रही का क्या मतलब है, ये जितना कोण बना करके जा रही थी अब क्या किया गया है, कोण को बढ़ा दिया गया है। कोण को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाए, कोण को बहुत ज्यादा बढ़ा देते तो प्रकाश किरण बाहर ना जा करके इस रास्ते से होते हुए सीधे निकल जाती है। तो अगर इस रास्ते से होते हुए सीधे निकल जाएगी प्रकाश की किरण यहां से, तो ये प्रकाश किरण सीधे जब अगर निकल रही होगी तो हम लोग ये कहेंगे कि प्रकाश किरण जा इधर से रही थी। अब जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाते गए प्रकाश ये सतह से होकर के निकल रहा है, ये सतह से टकरा करके सतह के अंदर चला गया आगे। तो ये प्रकाश की किरण नंबर 1 थी, ये प्रकाश की किरण नंबर 1 थी, अपवर्तित किरण 1 थी। ये 2 है, तो यहां पर क्या है, ये 2 नंबर की किरण है। अब ये देखते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, मतलब सघन से विरल में जाती तो अभिलंब से दूर हटेगी। अभिलंब से दूर हटेगी तो जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाते जाएंगे अपवर्तन कोण का मान बढ़ता जाएगा। तो यहां पर क्या हो रहा है, ये जो आपतन कोण बन रहा है यहां जो ये आपतन कोण बन रहा है, ये आपतन कोण जिसे हम लिखे I, I अगर ये लिखा गया है और यहां पर जो अपवर्तन कोण बन रहा है वो 90 डिग्री है, तो इसे IC लिखा जाता है या इसे लिखा जाता है θC, या सिंपली इसे लिखा जाता है C, और ये कहलाता है क्या है, तो इसे हम कहते हैं क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण कहा जाता है। परिभाषा क्या लिखेंगे, सघन माध्यम में बनने वाला वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है उसे हम क्रांतिक कोण कहते हैं। इसे IC, θC या फिर C से प्रदर्शित किया जाता है। अलग अलग बुक अलग अलग लिखती हैं। अब क्या करते हैं हम लोग, इसी को दोबारा रिपीट करते हैं। अब और मान बढ़ा देते हैं इस आपतन कोण का। तो अगर इस आपतन कोण का मान थोड़ा और बढ़ा दिया जाए तो प्रकाश की किरण क्या होगा, और मुड़ेगी। तो यहां पर बढ़ा देते हैं कुछ इस तरह से, तो प्रकाश की किरण मुड़ेगी तो इसी में वापस चली जाएगी। तो प्रकाश की किरण मुड़ करके जब वापस जाएगी इसी माध्यम में, तो ये इधर की तरफ गई, ये इधर की तरफ वापस चली गई। तो यहां पर जो कोण बन रहा होगा जिसको हम लोग I लिख रहे हैं, ये ग्रेटर देन किससे है, IC से बड़ा है, क्रांतिक कोण से बड़ा। तो क्रांतिक कोण से बड़ा होता है तो प्रकाश विरल माध्यम में ना जाकर सघन माध्यम में वापस चला जाता है, और इसी परिघटना को कहा जाता है TIR। TIR मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहा जाता है। हिंदी में कहते हैं इसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया ये।
पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया। तो जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह विलंब से दूर हट जाती है। जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाते जाते हैं अपवर्तन कोण का मान बढ़ता जाता है। सघन माध्यम में बनने वाला वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण का मान कितना हो, 90 डिग्री हो, क्या कहलाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक कर दिया जाए तो प्रकाश सघन विरल माध्यम में ना जाकर सघन माध्यम में ही वापस लौट जाता है। प्रकाश की इस परिघटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या फिर TIR कहा जाता है। थियरी यहां पर लिखी गई, इसे पढ़ सकते हैं, जो बात बताई वही पूरी लिखी गई। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें क्या है, तो देखो अभी जो हम लोगों ने यहां पर देखा वही शर्त है कि थीटा की वैल्यू या फिर जो आपतन कोण होता है वो क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए, प्रकाश सघन से विरल में जाना चाहिए। तो वही यहां पर लिखा गया है कि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए, तभी हम ये क्रांतिक कोण तथा पूर्णांतरिक परावर्तन की परिघटना को देख सकते हैं। तो याद रहेगा, फिर से रिपीट कर देते हैं, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह विलंब से दूर हट जाती है। जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाया जाता है अपवर्तन कोण का मान बढ़ता जाता है। सघन माध्यम में बनने वाला वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है उसे हम क्रांतिक कोण कहते हैं। यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक कर दिया जाए तो प्रकाश सघन माध्यम में ना जाकर विरल माध्यम में ना जाकर सघन माध्यम में ही वापस लौट जाता है। प्रकाश की इसी परिघटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इसकी दो शर्तें होती हैं, प्रकाश सघन से विरल में जाना चाहिए, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए, तभी यह घटना घटित होती है। उम्मीद है ये चीज समझ में आई होगी। थ्योरी लिखने के लिए यहां पर लिखी गई है वो लिख सकते हैं। यहां पर ये समझ लिया। अब आगे बात करते हैं क्रांतिक कोण तथा अपवर्तनांक में क्या संबंध होता है। तो क्रांतिक कोण तो सेकंड केस में यहां पर बन रहा है, तो अगर हम लोग यहां पर लिखें तो क्या लिख सकते हैं, ऐसा दिया गया है, ये इंटरफेस दिया गया है, इधर सघन माध्यम है तो इधर डेंसर मीडियम म्यू डी लिख लेते हैं, इधर क्या है रेयरर मीडियम म्यू आर लिख लेते हैं। ठीक है, ये सघन माध्यम हो गया, ये विरल माध्यम हो गया, आर का मतलब रेयरर, डी का मतलब डेंसर हो गया। इससे हम लोग जनरल फार्मूला निकाल लेंगे। तो अगर प्रकाश की किरण आकर के यहां आपतित होगी कुछ इस तरह से, ये प्रकाश की किरण यहां पर आकर के आपतित होगी, तो प्रकाश की किरण जब इधर आकर के आपतित होगी तो क्रांतिक कोण बनाना चाहते हैं तो इधर चली जाएगी, प्रकाश की किरण इधर आकर के इधर चली जाएगी, तो यहां पर जो आर बनेगा वो कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। यहां पर आई क्या होगा, तो आई सी होगा, थीटा सी होगा या सी होगा। अगर यहां पर स्नेल का नियम लगाया जाए, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, तो अगर स्नेल का नियम लगाया जाए तो हम लोग जानते हैं जिसका कोण उसका अपवर्तनांक, तो म्यू डी लिख दो और इसका साइन लिखो तो साइन आई सी बन जाएगा, बराबर म्यू आर लिखेंगे, रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इनटू में साइन 90 लिखा जाएगा। तो यहां से हमारे पास जो वैल्यू निकल के आ रही साइन आई सी की, वो निकल के आ रही म्यू आर डिवाइडेड बाई में निकल के आएगा म्यू डी। ठीक है, तो इससे ऐसा भी तो लिखा जा सकता है, म्यू आर डिवाइडेड बाई में म्यू डी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, म्यू डी डिवाइडेड बाई में म्यू आर लिखा जा सकता है। इन जनरल इसे लिख सकते हैं 1 बाई सघन माध्यम का अपवर्तनांक विरल माध्यम के सापेक्ष, तो म्यू रिलेटिव लिखा जा सकता है, इसे सापेक्षिक अपवर्तनांक भी तो लिख सकते हैं, तो ये सापेक्षिक अपवर्तनांक के रूप में लिखा जा सकता है। अगर इस तरह से याद नहीं रखना चाहते हैं तो यहां से आई सी या थीटा सी या कैपिटल सी बराबर, जब भी फार्मूला पूछा जाए तो बताएंगे क्या, साइन इनवर्स उधर भेज देंगे और निकल के आएगा विरल माध्यम का अपवर्तनांक बटे सघन माध्यम का अपवर्तनांक। ये अलग केस के लिए बनाया गया है। और अगर म्यू आर की वैल्यू हम वायु मान लेते हैं, म्यू आर इज इक्वल टू 1 किसके लिए, वायु के लिए, फॉर एयर, तो यहां से हम लिख सकते हैं आईसी की वैल्यू दैट विल बी साइन ऑफ इनवर्स 1 बाई म्यू डी लिखा जाएगा। तो म्यू डी को मान लेते हैं, म्यू दिया गया है, म्यू डी मान लिया, म्यू दिया गया है, तब ये फार्मूला बनेगा। लेकिन फार्मूला हम केवल और केवल यही याद रखेंगे, क्रांतिक कोण बराबर साइन इनवर्स म्यू रिलेट जो लिखा गया है आर, आर का मतलब रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब ये विरल माध्यम का अपवर्तनांक है, लिख सकते हैं ये विरल का अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक है, और ये क्या है, सघन का अपवर्तनांक। सघन का मतलब सघन माध्यम से है,
सघन का ये अपवर्तनांक दिया गया है। ये जो जनरल फार्मूले निकल के आ रहे हैं वही याद रखने, स्पेशल केस के लिए नहीं याद रखना है कि हम वायु में हैं तो ऐसा होगा, बाकी का पता नहीं। तो वो पता होना चाहिए कि म्यू रिलेटेड म्यू आर डिवाइडेड बाय में म्यू डी लिखा जाता है साइन इनवर्स में लगा करके थीटा सी की वैल्यू। अब यहां पर एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर, उसको पहले समझते हैं। सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशंस क्या होता है, मतलब प्रदीप्त जो वृत्त होता है वो क्या होता है। तो प्रदीप्त वृत्त का तात्पर्य क्या है पहले ये समझते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ये इंटरफेस बनाया गया है, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि नीचे यहां कहीं पर एक मछली है, यहां कहीं पर एक मछली है, ठीक है। ये यहां से कितनी गहराई में है, तो मान लिया यहां से यहां तक की जो गहराई से दे रखी है वो h दे रखी है, ये h दे रखी है इसकी गहराई। तो h गहराई में एक मछली है जिसकी गहराई यहां से यहां h है। बताना यह है कि ये मछली अधिकतम सतह के ऊपर कितना बड़ा भाग कवर कर सकती, देख सकती है। मतलब ये मछली अगर सतह की तरफ देख रही हो तो हम ये पूछना चाह रहे हैं कि सतह की तरफ देखेगी तो कुछ एक भाग होगा, कुछ एरिया होगा, कुछ क्षेत्रफल बनेगा, तो कितने क्षेत्रफल को ये देख सकती, अधिकतम कितना देख सकती है, ठीक है। तो अधिकतम कितना देख सकती है उसके लिए यहां पर हम लोग जो कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं वो क्या दिया गया है। एक तो प्रकाश किरण यहां से सीधे निकल जाएगी, प्रकाश की किरण यहां से चलेगी और ये प्रकाश की किरण सीधे निकल जाएगी। प्रतिबिंब बनाना है बाहर तो दूसरी वाली लाइन चाहिए, दूसरी वाली लाइन चाहिए तो यहां पर हम लोग दो केस लिखते हैं। एक प्रकाश किरण यहां गिरेगी, अभिलंब खींच देंगे, ठीक है, इधर की तरफ चली जाएगी, ऐसा हुआ। तो क्या इससे ये अधिकतम देख सकता है, नहीं। आगे देखते हैं, मान लेते हैं ये यहां कहीं पर प्रकाश की किरण जाकर के गिर रही है, ठीक है, और ये टकराने के बाद इधर की तरफ बढ़ रही है। यहां पर हम लोग इसे ऐसा लिख देते हैं, इसे आगे बढ़ा देते हैं ऐसा। तो प्रकाश की किरण यहां कहीं पर जा रही है आगे, यहां फिर से अभिलंब खींचते हैं, इधर की तरफ इस बार चली गई प्रकाश की किरण, इधर प्रकाश की किरण चली गई। एक तीसरा केस ले लेते हैं कि प्रकाश किरण यहां कहीं पर जाकर के आपतित होती है। तो प्रकाश किरण जब यहां कहीं पर जाकर के गिरेगी, यहां अभिलंब खींचेंगे, तो अब की बार क्या होगा, आपतन कोण का मान और बढ़ गया है, तो ये प्रकाश किरण वापस इधर चली जाएगी। तीन अलग अलग केस दिए गए हैं, ये सोच के बताना है कि कौन से वाले भाग के लिए ये अधिकतम सर्किल कवर कर सकती है या अधिकतम क्षेत्रफल सतह के ऊपर देख सकती है मछली। तो देखें, यहां देखें, प्रकाश की किरण यहां से यहां की तरफ मुड़ रही, यहां पर जो क्षेत्रफल बनेगा वो कम बनेगा क्योंकि इधर भी ऐसा जाएगा, इधर ऐसा होगा, और ये प्रकाश किरण इधर की तरफ दूर हटेगी तो ये वाला इतना सा एरिया होगा जो कवर होगा। लेकिन जब यहां पर क्रांतिक कोण वाला केस बनेगा, जब यहां पर I की वैल्यू IC के बराबर होगी तो सतह के अनुदिश निकलेगी, ज्यादा भाग देखेगा उससे, लेकिन अगर बड़ा कर दिया तो प्रकाश बाहर जाएगा नहीं, उसी माध्यम में चला जाएगा। तो उसी माध्यम में अगर चला जाएगा तो प्रकाश किरणें जब बाहर जाएंगी नहीं तो क्या होगा, पूर्णांतरिक परावर्तन की क्रिया हो रही होगी। तो पूर्णांतरिक परावर्तन की क्रिया ना हो, इससे ठीक पहले वाली जो शर्त होती उसमें अधिकतम क्षेत्रफल देख पाएगी। तो अगर यहां से हम लोग देखें कि ये वाला केस IC वाला बन रहा है तो इसमें अधिकतम देख सकती है, तो यहां कहीं पर कुछ इस तरह का ये पूरा सर्किल बन रहा होगा। इसी सर्किल को कहा जाता है प्रदीप्त सर्किल, ठीक है, प्रदीप्त वृत्त कहा जाता है। लेकिन ये कितना बड़ा बनेगा वो हम लोग देखना चाहते हैं। तो ये यहां पर है, ये ऐसा था और ये प्रकाश किरण अब इधर की तरफ चली गई। तो ये H में और इनमें संबंध निकालना चाहते हैं। यहां पर जो माध्यम दिया गया मान लेते हैं उसका अपवर्तनांक म्यू दिया गया है, ठीक है। बाहर हमारे पास कुछ नहीं, इस बार फिक्स है कि वायु ही है। तो अगर बाहर वायु होगी, अंदर म्यू दिया गया होगा, चाहो तो μ1 μ2 लिख लो, बाद में रिलेट करके हटा देना। तो अगर ये म्यू दिया गया है तो यहां से हम लोग देख सकते हैं, पहले ये इस वाले केस के लिए अगर स्नेल का नियम लगाया जाए तो स्नेल का नियम लगाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, यहां से हम लोग लिख पाएंगे जिस माध्यम में कोण बनेगा तो ये बन जाएगा I, यहां पर म्यू इनटू में साइन IC बनेगा, बराबर में क्या लिखा जा सकता है, एयर है तो 1 लिखेंगे और यहां पर क्या लिखा जाएगा, साइन 90। तो यहां पर हमारे पास साइन IC की जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी 1/μ। म्यू मतलब यहां जो जल भरा होगा उसका अपवर्तनांक से है। ये तो साइन IC की वैल्यू निकल आई, लेकिन हम लोगों को निकालना है कितना एरिया कवर कर सकता है। तो अगर मान लेते हैं कि जो ये सर्किल बना हुआ है, प्रदीप्त वृत्त बना हुआ है, इसकी रेडियस R दे रखी है, तो अगर ये IC बनेगा तो यहां से देखो ये भी IC तो बनेगा,
क्योंकि ये एकांतर कोण होंगे, ये वाली लाइन इस लाइन के समांतर होगी, तो यहां से हम tan IC लिख लेंगे। tan IC की वैल्यू देखो R/H निकल के आएगी। इनको रिलेट करते हैं, तो इनको अगर रिलेट करेंगे तो tan IC के लिए यहां इसे बनाए दोबारा से, तो यहां से देखेंगे ये R बनेगा, यहां पर ये क्या है IC है, तो ये R बन जाएगा, ये H बन जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी लिखी जा सकती है, तो ये वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखी जाएगी, ठीक, तो ये लिखा जाएगा R² प्लस H²। ठीक है, ये साइन IC दिया गया है, इससे रिलेट करके त्रिभुज बनाया है, तो अगर यहां से हम लोग साइन IC की वैल्यू निकाले तो क्या मिलेगी, साइन IC की वैल्यू लिखेंगे तो ये बन जाएगा R डिवाइडेड बाई में √R² प्लस H²। चलो ये साइन IC निकल आया, ये भी साइन IC, ये भी साइन IC है। तो समीकरण 1 और 2 को देखेंगे तो इनके दाएं पक्ष बराबर कर लेते हैं। दाएं पक्ष अगर हम लोग बराबर करेंगे यहां पर तो क्या मिलेगा, तो सबसे पहले देखते हैं कि आया क्या है, तो ये आया है हमारे पास R डिवाइडेड बाई में R² प्लस H², तो R डिवाइडेड बाई में R² प्लस H² का स्क्वायर रूट बनेगा, इसे 1/μ के बराबर कर देते हैं, दोनों तरफ का कर देते हैं वर्ग, तो ये चला जाएगा, देखो R² प्लस H² बनेगा, ये बन जाएगा μ² R², कॉमन ले लेते हैं इधर ला करके, तो क्या मिलेगा हमारे पास, ये वैल्यू मिल जाएगी H² बराबर, इसे लिख देंगे देखो μ² माइनस 1 इंटू में क्या लिख देंगे R², तो R की वैल्यू क्या निकल के आएगी, R की वैल्यू निकल के आएगी, देखो H डिवाइडेड बाई में μ² माइनस 1 का स्क्वायर रूट बनेगा, तो ये होगा उस प्रदीप्त वृत्त जो बनेगा उसकी त्रिज्या है, ये उसकी त्रिज्या है, मतलब कितने भाग को देख सकता है उसकी ये त्रिज्या हो गई। अगर हम लोग यहां से क्षेत्रफल निकालें कि कितना क्षेत्रफल कवर होगा, तो सर्कुलर होगा क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, πr² से लिखेंगे, तो πr², R का मान क्या आएगा, H² डिवाइडेड बाई में μ² माइनस, ये जो रिजल्ट आया है वो याद रखेंगे, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो त्रिज्या क्या निकल के आती, H डिवाइडेड बाई में μ² माइनस 1, अगर दोनों माध्यमों के अपवर्तनांक दिए गए होंगे तो म्यू रिलेटिव लिखा जाएगा, सापेक्षिक अपवर्तनांक लिखा जाएगा, तो ये चीज समझनी है। इसके बाद अब अगर हम लोगों ने पूर्णांतरिक परावर्तन यहां से पढ़ लिया, यहां पर इनको सारे संबंधों को भी देख लिया, इसकी थ्योरी भी यहां कवर कर ली, इसके बाद हमें पढ़ना रहता है कि इसके अनुप्रयोग हम कहां कहां करते हैं। तो सबसे पहला अनुप्रयोग है प्रकाश के पूर्णांतरिक परावर्तन का मरीचिका का बनना, इसके बारे में हम लोग जानते हैं, क्लास 10th में भी थोड़ा थोड़ा आइडिया इसका दिया जाता है कि ये गर्मी के दिनों में बनती है, तो गर्मी के दिनों में बनती है, तो इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, मान लेते हैं ये सतह बनाई गई है, ठीक है, ये सतह बनाई गई, इस सतह को इस तरह से हम ट्रीट करते हैं कि इसके एक तरफ ये सतह है, रेत वाली सतह बनाई गई, रेत वाली सतह में यहां पर हम लोग कुछ लाइनें बनाते हैं, कुछ लाइनें ड्रॉ करते हैं, एक लाइन ऐसी ड्रॉ कर दी हमने, एक लाइन ऐसी ड्रॉ कर देते हैं, डिफरेंट लेयर्स हैं ये, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, कुछ इस तरह से। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था कि प्रकाश की जो किरणें होती हैं, यहां पर हम लोगों ने देखा अभी कि जो प्रकाश की किरणें होती हैं, प्रकाश की किरणें वो क्या कैसे कर चलती हैं, तो पृथ्वी के जो समीप की वायु होती, गर्मी के दिनों में क्या होता है, पृथ्वी के समीप की जो वायु होती है उसका ताप बढ़ जाता है, तो उसके कारण दूर दूर चले जाते हैं। और हम लोगों ने जब अपवर्तनांक की निर्भरता पढ़ी थी पिछले क्लास में, वहां पर भी देखा था कि अगर माध्यम का ताप बढ़ाया जाता है तो वो माध्यम विरल हो जाता है, तो नीचे जो माध्यम होगा विरल होगा, इससे जो ऊपर माध्यम होगा वो सघन होगा। तो इसको हम लोग ऐसे समझते हैं, मान लेते हैं यहां कहीं पर एक कोई पेड़ लगा हुआ है, ऐसा ये कोई पेड़ लगा हुआ है कुछ इस तरह का, ये पेड़ है, ट्री लगी हुई है। अब हम इसको देखना चाहते हैं यहां से खड़े होकर के, तो अगर हम लोग यहां से खड़े होकर के देखें इसे, हम मान लेते हैं यहां कहीं पर खड़े हैं, यहां कहीं पर खड़े हैं कुछ इस तरह से, यहां हम खड़े हैं, तो ये मैन है, ठीक है, ये मैन है, कोई खड़ा है। अगर वो इस ट्री को देखता है तो क्या होगा, इस ट्री से चलेंगी प्रकाश किरणें, देखते हैं कैसे। तो इस ट्री से प्रकाश किरणें चलेंगी, तो यहां से देख सकते हैं, यहां से प्रकाश किरण चलेगी, यहां पर जाएगी, टकराएगी।
अब क्या होगा, ऊपर वाली जो वायु है वो सघन वायु है, सघन है वायु, और नीचे जो वायु है वो विरल है। तो ऊपर सघन माध्यम, नीचे विरल माध्यम दिया गया है। तो यहां से प्रकाश किरण जाएगी तो विरल में जब जाएगी तो विलंब से दूर हटेगी, कुछ इस तरह से हटेगी। यहां पर भी अपवर्तन होगा, फिर इससे दूर हटेगी, फिर यहां पर अपवर्तन होगा। यहां पर मान लेते हैं कोण जो बन रहा है वो I1 है, यहां जो कोण बन रहा है वो I2 बन रहा है। यहां पर जो I1 दिया गया है वो भी छोटा है, किससे, क्रांतिक कोण से। यहां पर जो I2 ये भी छोटा है, किससे, क्रांतिक कोण से। लेकिन यहां पर जैसे ही गए I वो किसके बराबर हो गया, क्रांतिक कोण से बड़ा हो गया। ऐसे लिखते हैं इसे कि I की वैल्यू किसके बड़ी है, IC से बड़ी। तो प्रकाश अब क्या होगा, मुड़ेगा और वापस से जब इसकी आंखों में पहुंचेगा, ये तो इसका पथ है, तो जब प्रकाश इसकी आंखों में पहुंचेगा तो अगर इस आदमी से पूछा जाए कि बताओ पेड़ कहां है, तो ये पेड़ इसे कहां दिखाई देगा, तो प्रकाश किरणें कुछ इस दिशा से इसे आती हुई दिखाई देंगी। प्रकाश किरणें कुछ इस दिशा से इसे आती हुई दिखाई देंगी, ऐसे इस दिशा से प्रकाश किरणें आएंगी। तो अगर इस दिशा से प्रकाश किरणें आएंगी तो इसको क्या दिखाई देगा, इसको दिखाई देगा कि पेड़ ऊपर नहीं है, पेड़ ऊपर नहीं है, पेड़ यहां कहीं पर नीचे, कुछ इस तरह से। पेड़ था ऊपर लेकिन नीचे दिखाई देगा। तो क्या होता है, गर्मी के दिनों में जो रेत होती है, रेत के समीप की जो वायु होती है वो अधिक ताप पर होने की वजह से विरल हो जाती है, उसके ऊपर की जो वायु होती है वो सघन हो जाती है। तो जब हम खड़े होकर के देखते हैं किसी चीज को तो क्या देखते हैं कि वो प्रकाश किरणें हमें वहां से आती हुई नहीं दिखाई देती हैं, नीचे से आती हुई दिखाई देती हैं। तो प्रकाश किरणें अगर नीचे से आती हुई दिखाई देंगी, जैसे यहां पर सामने देखेंगे तो प्रकाश किरणें इधर से आएंगी, क्योंकि हो क्या रहा, सघन से विरल की तरफ जा रहा है तो विलंब से दूर हटेगा प्रकाश। तो वो जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ता जाएगा, एक समय ऐसा आएगा जब पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होगी और इसकी आंखों पर जब प्रकाश किरणें जाएंगी तो ये देखेगा कि यहां कहीं से आ रही, तो उसका प्रतिबिंब से नीचे दिखाई देगा। और जब ये ऐसा दिखाई देगा, यहां पर ये क्या है, आभास हो रहा है, इसे आभास हो रहा है। आभास हो रहा है तो ये आभास जो इसे हो रहा है, इसे पता चलेगा यहां कहीं पर एक तालाब है, यहां पर कहे इसे पता चलेगा कि यहां पर एक तालाब है, तालाब में पानी भरा हुआ है और उस पानी में इसका प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन होता है, प्रकाशिक भ्रम होता है। तो याद रखेंगे जो मरीचिका का बनना होता है वो एक प्रकाशिक भ्रम है, प्रकाशिक भ्रम है, ऑप्टिकल इल्यूजन, ऑप्टिकल इल्यूजन है, प्रकाशिक भ्रम होता है। मतलब सामने दिखेगा कि तालाब, वहां पानी भरा, उसमें परछाई दिखाई दे रही है उस पेड़ की, पर वहां ऐसा कुछ भी नहीं होता। कारण हम लोगों ने एक्सप्लेन किया, क्या होता है कि ऊपर की जो वायु होती है वो सघन होती है और पृथ्वी के समीप की जो वायु होती है, यहां जो रेत होगी वो ताप ज्यादा होगा उसका, तो वहां की वायु क्या, विरल हो जाएगी। तो सघन से विरल माध्यम में जाने पर प्रकाश किरण अविलंब से दूर हटती है, तो इसे यहां से आकर के दिखाई देगी, तो इसका प्रतिबिंब से यहां दिखाई देगा। तो ये होता है मरीचिका का बनना। लैंग्वेज फॉर्म में जो भी बताया है वो लिखना चाहते हैं तो लिख सकता है। दूसरा जो इसका एप्लीकेशन देखा जाता है, हीरे का चमकना, इसके बारे में भी बात की गई है कि क्या होता है हीरे का चमकना। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं, हीरे की जो नक्काशी की जाती है या इसकी जो कटिंग की जाती है कुछ इस तरह से की जाती है कि अगर कोई प्रकाश किरण इसके अंदर एंटर कर जाए, प्रकाश किरण अगर मान लेते हैं ये हीरा है, हीरे का कोई एक भाग है, एक प्रकाश किरण यहां कहीं पर आकर के एंटर करती है, यहां पर आकर के एंटर करती है, तो प्रकाश किरण जब यहां पर आकर के इस हीरे में प्रवेश करेगी, यहां हीरे में प्रवेश करेगी, तो हीरे में जैसे प्रवेश करेगी अभिलंब की ओर झुक जाएगी, अभिलंब की ओर झुकेगी। लेकिन जैसे ही यहां पर हम लोग नॉर्मल खींचेंगे, अभिलंब खींचेंगे, ये जो कोण बनेगा आई वो ग्रेटर देन किससे हो जाएगा, IC हो जाएगा। और जैसे ऐसा होगा प्रकाश किरण क्या होगा, बाहर न जाकर यहां फिर से टकराएगी और इधर चली जाएगी। और प्रकाश किरण जब टकराकर इधर जाएगी फिर यहां अभिलंब खींचेंगे, यहां पर भी I ग्रेटर देन IC होगा, IC से बड़ा होगा, प्रकाश किरण यहां से चलेगी इधर टकराएगी, फिर यहां पर विलंब खींचेंगे, यहां पर I ग्रेटर देन IC होगा और प्रकाश किरण फिर यहां टकराएगी, फिर यहां पर हम लोग खींचेंगे तो I ग्रेटर देन IC होगा,
प्रकाश किरण फिर यहां से यहां जाएगी, फिर यही होता रहेगा, I ग्रेटर देन IC होगा, प्रकाश किरण फिर इधर जाएगी, फिर ऐसा होगा और प्रकाश किरण लगातार इसके अंदर चलती रहेगी। मतलब एक बार प्रकाश किरण अगर इसके अंदर एंटर कर जाएगी तो ट्रैप हो जाएगी और वो लगातार इसके अंदर घूमती रहेगी। तो हमें ये पता चलेगा कि प्रकाश किरणें इसके अंदर जो आ रही हैं वो लगातार घूम रही हैं। ये इधर जा रहा था प्रकाश, फिर इधर जा रहा है प्रकाश, ये लगातार इसके अंदर घूमता रहता है। इसकी कटिंग इस तरह से की जाती है कि प्रकाश अगर इसके अंदर एक बार प्रवेश कर जाए तो बार बार उसी के अंदर घूमता रहे और जहां पर I की वैल्यू IC से कम होती वहां से प्रकाश निकलता है और हमारी आंखों पर जैसे आकर पड़ता है तो हमें लगता है हीरा चमक रहा है। पर हीरे के पास हीरे का खुद का प्रकाश नहीं होता, बाहर का प्रकाश होता है। ये सिर्फ प्रकाश को ट्रैप करके रखता है। जब I लेस देन IC हो जाता है तो वही प्रकाश बाहर निकलता है और हमारी आंखों पर जाकर के पड़ता है तो हमें दिखाई देता है, हमें ऐसा लगता है कि हीरा चमक रहा होगा। यहां पर याद रखेंगे जो IC लिखा जाता है, IC फॉर डायमंड, हीरे के लिए जो ये मान होता है वो लिखा जाता है 24.2 के अप्रॉक्स। ठीक है, लगभग में ये वैल्यू लिखी जाती है। इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं 24 डिग्री के अप्रॉक्स ये वैल्यू लिख सकते हैं, 24 डिग्री के करीब होता है ये मान, ऐसा याद रखेंगे। और इसका अपवर्तनांक हम लोगों ने देखा था, म्यू जो हीरे का होता है वो कितना लिखा जाता है 2.41 या कभी कभी 42 भी लिखा होता है। तो जो भी लिखा गया हो ठीक, 2.4 के करीब मान सकते हैं, वो 2 भी हो सकता है, वो 1 वैल्यू भी हो सकती। तो इसके लिए ये हो गया। ठीक, आगे बात करते हैं। तो दूसरा अनुप्रयोग क्या है, पूर्ण परावर्तक प्रिज्म के रूप में इसका कैसे उपयोग किया जाता है। तो अगर कोई कहता है कि इसका उपयोग कहां करते, तो बाइनोकुलर्स में भी इसका उपयोग करते, दूरबीन में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन देखते हैं इसका उपयोग किया क्यों जाता है। जैसे अगर मान लेते हैं कोई वस्तु है, उसकी चमकीली इमेज हमें चाहिए और उल्टा इमेज चाहिए, तो उसके लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, देखो सबसे पहले हम लोग यहां पर एक प्रिज्म बनाते हैं, कुछ इस तरह का प्रिज्म बनाते हैं। ठीक है, ये प्रिज्म बनाया गया, ये प्रिज्म है। यहां पर प्रकाश किरणें आकर के आपतित हो रही हैं, यहां पर प्रकाश किरणें एक आकर के आपतित हो रही है, एक प्रकाश किरण यहां पर आकर के आपतित हो रही है। ठीक है, अब ये प्रकाश किरणें जो यहां पर आकर के आपतित होंगी बिना विचलित हुए सीधे निकलेंगी, क्योंकि 90 डिग्री पर आपतित होंगी तो उनमें कोई विचलन होगा नहीं, यहां पर जाएंगी। ठीक है, तो जब ये यहां पहुंचेंगी तो इनके साथ देखो क्या होगा, दोबारा से देखते हैं हम लोग। यहां इनके साथ क्या होगा, अभिलंब खींचेंगे यहां। ठीक इसी तरह से यहां पर एक अभिलंब खींचा जाएगा, 2 अभिलंब खींच दिए जाएंगे। जैसे ही यहां पर हम लोग अभिलंब खींचेंगे तो क्या लिख सकते हैं, ये जो वैल्यू लिखी जाने वाली है, ये जो I लिखा जाएगा यहां पर I, ठीक है, ये I ग्रेटर देन IC होगा। ठीक है, यहां पर जो I लिखा जाएगा इसको हम लोग अलग लिख देते हैं, I ग्रेटर देन IC होगा। ठीक इसी तरह से यहां भी I जो होगा वो ग्रेटर देन IC लिखा जाएगा, तो इसे हम लोग इधर लिख लेते हैं, I ग्रेटर देन IC बनेगा। और जब I ग्रेटर देन IC बनेगा तो पूर्णांतरिक परावर्तन होगा, और पूर्णांतरिक परावर्तन होगा तो प्रकाश किरणें क्या होंगी, वापस इधर जाएंगी, वापस इधर जाएंगी, कुछ इस तरह का होगा इनके साथ, ऐसा होगा। तो जब प्रकाश किरणें आकर के इसके ऊपर आपतित हुई, यहां पर ये इस तरह से प्रकाश किरणें गईं, इस तरह से प्रकाश किरणें गईं, परावर्तन के पश्चात इस तरह से इधर वापस गई प्रकाश किरणें, यहां इधर वापस चली गई प्रकाश किरणें। अब हम लोग ये देखना चाहते हैं कि यहां जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा होगा। तो अगर इस तरह से यहां पर रखी गई है वस्तु AB, तो उसका प्रतिबिंब यहां पर उल्टा बनेगा, वो कुछ इस तरह का बनेगा प्रतिबिंब यहां पर। ठीक है, ये किरण यहां पर ये गई इधर चली आई तो यहां पर बन जाएगा B, यहां पर बन जाएगा A। B की तरफ नोक थी तो प्रतिबिंब इस तरह से बनेगा। तो जब कभी भी हमें चमकीला समान तीव्रता का उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग करते हैं हम। तो कोई कहे कि पूर्ण परावर्तक प्रिज्म जो होता है, टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म जो होता है, उसका किस लिए उपयोग किया जाता है, तो इसलिए उपयोग किया जाता है समांतर किरण आई गिरी, उसका उल्टा प्रतिबिंब बना लेकिन चमकीला बनेगा, पूर्ण जो तीव्रता होती है वो पूरी की पूरी रहती है, इसमें कोई अंतर नहीं होता। तो ये हो गया पूर्ण परावर्तक प्रिज्म। अब अगर हम लोग आगे बात करें तो अगला जो है इसका एप्लीकेशन वो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर हम लोग स्टार लगा के इसे लिखते हैं,
बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी कंप्लीट थ्योरी यहां पर हम लोगों ने लिखी है कि अगर कोई स्टूडेंट अगर लिखना चाहता है अपने नोट्स में तो वो लिख भी सकता है यहां से। तो क्या है ये प्रकाशिक तंतु जो होता है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित। तो यहां पर याद रखेंगे इसका सिद्धांत क्या होता है, तो इसका सिद्धांत होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इस पर आधारित युक्ति है जिसकी सहायता से प्रकाश सिग्नलों को, जो ऑप्टिकल सिग्नल्स होते हैं, उसी तीव्रता के साथ टेढ़े मेढ़े मार्ग से अल्प दूरी या लंबी दूरी तक ले जाया जा सकता है। यहां पर जो प्रकाश किरण है, ये यहां जो प्रकाश किरण लिखा गया है, ये कैसे होते हैं, प्रकाशिक सिग्नल होते हैं, प्रकाशिक सिग्नल होते हैं। प्रकाश किरणें जो यहां पर होती हैं वो प्रकाशिक सिग्नल होते हैं। प्रकाशिक सिग्नल कैसे बनाए जाते हैं, तो विद्युत सिग्नलों को भी हम प्रकाशिक सिग्नल में परिवर्तित करते हैं, फिर उसको इसके अंदर आगे ट्रांसमिट करवाया जाता है। देखते हैं अभी कैसे ट्रांसमिट करवाते हैं। इसका सिद्धांत देख ही लिया कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित इसके 3 भाग होते हैं, क्रोड, क्लेडिंग और सुरक्षा जैकेट। तो इसके अंदर वाला जो भाग होता है वो क्या कहलाता है, क्रोड कहलाता है। इसका अपवर्तनांक लगभग 1.5 लिखा जाता है, और जो यहां पर क्लेडिंग होता है इसका अपवर्तनांक जो लिखा जाता है ऑफ कोर्स कम लिखा जाएगा, तो 1.48 लिखा जाता है। ये अपवर्तनांक लगभग होता है, रफली है डाटा, वो याद रख सकते हैं। ये 1.5 होता है, 1.48 लगभग रहता है। तो अंदर सघन बाहर विरल हो गया, इसका मतलब अंदर वाले भाग में पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो सकता है। तो ये तो हो गए इसके भाग, और यहां पर हम लोगों ने देख लिया भाग कौन कौन से हैं, इसकी परिभाषा क्या थी और इसका उपयोग हम करते क्यों हैं। अब बात करें कि इसकी कार्यविधि क्या है, तो इसकी कार्यविधि को हम लोग एक फिगर बना के समझते हैं, उसके बाद उसे पढ़ेंगे। ये ऐसा है भाग, कुछ इस तरह से दिया गया भाग है। इसमें प्रकाश किरण मान लेते हैं एंटर करती है, यहां से प्रकाश किरण इसके अंदर एंटर कर रही है। तो जब प्रकाश किरण इसके अंदर एंटर करेगी तो यहां पर क्या हो रहा होगा, इसके साथ यहां पर क्या होगा, I ग्रेटर देन IC बनेगा, प्रकाश किरण अब इसी के अंदर चलेगी, ठीक है। और फिर क्या होगा, यहां पर भी अभिलंब खींचेंगे तो यहां पर क्या होगा, I ग्रेटर देन IC होगा, फिर प्रकाश किरण यहां पर जाकर के कहीं गिरेगी। फिर इसके लिए क्या विलंब खींचेंगे, I ग्रेटर देन IC होगा, I ग्रेटर देन IC बनेगा, फिर यहां पर I ग्रेटर देन IC बनेगा, IC बनेगा, प्रकाश किरण इधर जाएगी। फिर उसके बाद में क्या होगा, यहां विलंब खींचेंगे, I ग्रेटर देन IC होगा, फिर प्रकाश किरण बाहर की तरफ चली जाती है। यहां पर हम लोग एक और बात लिख लेते हैं कि ये अंदर वाला भाग हो गया, ये जो भाग होता है ये ऐसा भाग हो गया, इस तरह से भी बनाया जा सकता है। एक और भाग बनाते हैं, उसको भी लिखना है हमें कुछ इस तरह से। वहां फिगर तो दिया ही था, यहां फिगर हम लोग बना रहे हैं अलग से। तो ये फिगर क्यों बना रहे हैं, देखो सबसे पहला जो यहां पर ये अंदर वाला भाग है, ये वाला भाग, ये खासकर ये वाला भाग दिख रहा होगा, ये वाला भाग, तो ये जो अंदर वाला भाग दिया गया है इसे ही कहा जाता है क्रोड, ठीक है। और ये जो इसके बगल वाला भाग दिया गया है, ये बगल वाला भाग, तो ये बगल वाला भाग जो दिया गया है वो क्या कहलाता है, इसे हम कहते हैं क्लेडिंग, क्लेडिंग कहा जाता है इसे। और जो बाहर ये बनाई गई है पिंक कलर से, इसे कहते हैं हम लोग सुरक्षा जैकेट, सुरक्षा जैकेट कहा जाता है। प्लास्टिक जैकेट भी होती, प्लास्टिक की होती है तो इसे प्लास्टिक जैकेट कहते हैं, प्लास्टिक जैकेट। तो इस तरह से प्रकाश का इसके अंदर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर हम इसे ट्रांसमिट करवा सकते हैं। तो वही लिखा भी गया, पढ़ लेते एक बार। जब प्रकाश प्रकाशिक तंतु के एक सिरे पर छोटे कोण पर आपतित होता तो वह तंतु के अंदर से गुजरने लगता है। इसका तंतु और क्लेडिंग के, जो यहां तंतु और क्लेडिंग के बीच का अंतरापृष्ठ है, उस पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। और क्योंकि आपतन कोण का मान जो होता है क्रांतिक कोण से अधिक होता है, इस प्रकार कई बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन के पश्चात अंत में प्रकाश दूसरे सिरे से उसी तीव्रता के साथ बाहर निकलता है। तो यहां पर जो तीव्रता होती है वो समान रहती है, इस बात का ध्यान रखेंगे अगर इसके अंदर कोई फॉल्ट नहीं है तो, ठीक। तो ये हो गया पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित था। ये क्या था, प्रकाशिक तंतु था, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था, इसीलिए इसके हर एक चीज को विधिवत यहां पर लिखा गया और उसे समझाने की कोशिश भी हमने की है। तो उम्मीद है ये चीज याद रखेंगे। अब इसका उपयोग पढ़ लेते हैं। तो इसके 2-3 उपयोग यहां पर लिखे भी गए हैं। तो पहला उपयोग है प्रकाशीय सिग्नलों के प्रेषण। जो प्रकाशीय सिग्नल होते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह भेजने में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहां पर शॉर्टकट में लिख सकते हैं प्रकाशिक
प्रकाशिक सिग्नल को भेजने में प्रेषण का मतलब होता है भेजने में उपयोगी है। चिकित्सा उस उद्देश्य से शरीर के अंदर लेजर किरणों को ले जाने के लिए किया जाता है, विद्युत सिग्नलों को पहले प्रकाशिक सिग्नल में बदलकर उनको संप्रेषित करवाया जा सकता है इसकी सहायता से। अभी बताया भी कि जो विद्युत सिग्नल होते हैं उनको अगर हम लाइट सिग्नल में कन्वर्ट कर लें उसके बाद उनको ट्रांसमिट करवा सकते हैं इस प्रकाशिक तंतु के अंदर। चिकित्सा और प्रकाशीय जांच में प्रकाश नली की भांति इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर अगर प्रकाश होगा तो वो एक एंड से बाहर जरूर निकलेगा, क्योंकि इसके अंदर बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। तो जिस भाग की जांच करनी वहां से अगर कोई प्रकाश की किरण चल रही होगी तो इस नली से होते हुए बाहर निकलेगी, मतलब निकलेगी जरूर प्रकाश किरण। इसीलिए चिकित्सा और प्रकाशीय जांच में ये प्रकाश नली की भांति उपयोग किया जाता है। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया कि प्रकाशिक तंतु क्या होता है, उसकी कार्यविधि देख ली, उसके कौन कौन से भाग होते हैं, यहां पर उसका फिगर भी देख लिया, प्रॉपर फिगर क्या था। साथ में हम लोगों ने पढ़ा पूर्ण परावर्तक प्रिज्म क्या होता है, हीरे का चमकना क्या होता है, मरीचिका का बनना क्या होता है। तो ये थे एप्लीकेशन जिसमें हम लोगों ने पढ़ा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अनुप्रयोग कहां कहां किए जा सकते हैं। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था यहां पर कि सर्किल ऑफ इल्यूमिनेंस क्या होता है, प्रदीप्त वृत्त क्या होता है, उसका क्षेत्रफल कैसे लिखा जा सकता है और उसकी त्रिज्या क्या होती है। फिर यहाँ पूर्णांतरिक परावर्तन क्रांतिक कोण के बारे में बात की, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय अपवर्तन जो होता है उसकी घटना को कैसे एक्सप्लेन करते हैं। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य जो लाल दिखाई देता है उसकी घटना को हम लोग जब वर्ण विक्षेपण पढ़ रहे होंगे वहां पर पढ़ेंगे। यहां पर हम लोगों ने देखा कांच की पट्टिका रखी गई, आभासी और वास्तविक वस्तु की गहराई और ऊंचाई के बारे में बात की गई। एक से अधिक पट्टिका हो तो विस्थापन कैसे लिखा जाता है, और यहां पर हम लोगों ने वास्तविक गहराई और आभासी गहराई को कवर किया। और यहां पर एक फार्मूला हम लोगों ने डिराइव किया कि तरंग दैर्घ्य और पूर्णांक में क्या संबंध होता है। तो ये कंप्लीट थियरी थी आज की क्लास की, जिसमें हम लोगों ने इन सब चीजों को कवर किया। अगली क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो बाकी के बचे हुए कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। साथ में हम लोग स्टार्ट करेंगे गोलीय अपवर्तक सतहों से प्रकाश का परावर्तन कैसे कराया जाता है। तो तब तक के लिए इन क्लास को रिवाइज करेंगे। आपको होमवर्क परावर्तन के दिए जा चुके हैं, उसको ट्राई करते रहें और उनको सॉल्व करें। और इसके जो क्वेश्चन होते हैं आपके नोट्स में जो हो सकते हैं अभी आपसे, उनको ट्राई कर सकते हैं। इस टॉपिक के एंड में आपको इसके न्यूमेरिकल आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो तब तक के लिए इस क्लास को रिवाइज करें। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन आई विश यू ऑल द बेस्ट।